बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स जो कि न्यू बुक आई है 2025 में, उसके चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले इस वीडियो के शुरू में आपको एक स्लाइड नज़र आई है जिसके ऊपर इस चैप्टर के फार्मूलाज लिखे हुए थे जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रहे हैं, और आगे रेड कलर में लिखा गया है कि कौन सा फार्मूला कितने न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। तो उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हर न्यूमेरिकल के शुरू में, हर न्यूमेरिकल्स की वीडियो के शुरू में इस तरह की स्लाइड लाजमी डालता हूं। ठीक है, और एक और बात न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कि आपकी जो की बुक्स हैं उस पे क्योंकि मैंने कुछ की बुक्स उसमें देखी हैं, उसमें 5 to 6 न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि जो गलत मेथड से सॉल्व हुए और उनका आंसर भी गलत आया है और वो टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करनी है। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर मेथड, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर निकाल के अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास एक बुक पड़ी थी, उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अक्सर वो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है कि इसने हमारी बुक का नाम लिया, लेकिन एस से उसकी बुक का नाम शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें 4 to 5 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ऐसे हैं जो गलत सॉल्व हुए हैं और गलत उनका आंसर आया हुआ है, तो उनसे बच के रहना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 का। A positively charged particle is projected perpendicularly into a magnetic field at a speed of 1500 meter per second. It experiences a force of magnitude F। कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलरली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से मैंने शो किया, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, तो एंगल इनमें कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। तो इस पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस पे क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, एट व्हाट एंगल थीटा विद द फील्ड द पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड so that it experiences the same magnitude of force। कहता है कि यहां पर ये जो आपके पास पार्टिकल है ना, इसको हमने प्रोजेक्ट किया था कितने, 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो इस पे जो फोर्स है वो एफ लगी थी। कहता है एक और, अगर हमारे पास सेम यही पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और सेम वही मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहता है अगर मैं इस पार्टिकल को, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को 2000 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करूं, 2000 मीटर पर सेकंड से इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऐसे अंदर लेके जाऊं, तो बताओ कि ऐसा कौन सा एंगल, की ऐसे कौन से एंगल पे मैं इसको प्रोजेक्ट करूं कि इस पे फोर्स यही एफ लगे जो इस केस में लग रही है। मतलब अगर यहां पर 10 न्यूटन लग रही है ना फोर्स, तो यहां पर भी 10 न्यूटन ही लगनी चाहिए, लेकिन यहां पर वेलोसिटी 1500 है इसकी, यहां पर वेलोसिटी इसकी 2000 है, तो कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करूं कि इस पे जो फोर्स है ना वो वही लगे जो इस केस में लग रही है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम लगती है, उसके बाद 80 पे कम हो जाएगी, 70 पे और कम हो जाएगी, 60 पे और कम हो जाएगी, तो यहां से एंगल को हमने कम कर देना है। स्पीड हो जो है वो 1500 से 2000 कर दी है, तो वो जो एंगल को आपने कम किया है वो कितना कम किया है, मतलब न्यू एंगल कितना होगा जिसपे आप प्रोजेक्ट इसको करें तो फोर्स एफ ही लगे। ओके हो गया। अच्छा, इस केस में जो फोर्स लग रही है ना वो मान ले F1 है, इस केस में जो फोर्स लग रही है वो F2 है। ओके हो गया। अच्छा, V1 कितना है, 1500 मीटर पर सेकंड यहां पर, और V2 कितना है, 2000 मीटर पर सेकंड यहां पर। थीटा वन कितना है, 90 डिग्री यहां पर, थीटा वन कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा टू आपने फाइंड करना है, यहां वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा टू आपने फाइंड करना है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले जहां से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है ना, वो कंडीशन है कि जो F1 फोर्स है, F1 इज इक्वल टू F2, ये भाई मस्ट है कि F1 F2 के इक्वल होनी चाहिए, जितनी यहां पर फोर्स लग रही है उतनी ही इस केस में भी लगनी चाहिए। अच्छा, अब अगर ये इक्वल हैं तो गौर से देखिए, यहां पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे ना वो आएगा Q V B साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे आएगा Q V B साइन थीटा 2। ओके हो गया।
तो हमने कुछ भी नहीं किया भाई, मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला हमने यूज किया है, मैक्सिमम नहीं, जो हमारे पास फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स, उसका हमने फार्मूला यूज किया और हमने कुछ भी नहीं किया, जो कि हमारे पास कितना आता है, क्यू वी बी साइन थीटा आता है। ओके हो गया। अच्छा यहां पर अगर मैं इस क्यू से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा क्या मैं v को v से काट सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1500 स्पीड है या वेलोसिटी है इसकी, यहाँ पर जो है वो 2000 है, तो इसको तो मैं नहीं काट सकता, तो इसके साथ मैं v1 और v2 लिख दूंगा। अच्छा क्या मैं b को काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ, क्योंकि जहां जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मैं b को b से काट सकता हूँ। अच्छा बाकी फिर पीछे बचा क्या? बाकी पीछे बचा v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा 2 हमारे पास बच गया। ओके हो गया। अब इसमें ना वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट किस तरह से करनी है वो चीज देखिए। v1 आपके पास कितना है? 1500 और साइन थीटा 1 कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस केस की है। अब इस केस की देखते हैं, इज इक्वल टू, इस केस में वेलोसिटी कितनी है? v2 2000 है, तो यहां पे आप पुट करोगे 2000 और साइन थीटा 2 आपके पास कितना है वो हमने फाइंड करना है, वो हमें पता ही नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना होगा कि दोनों फोर्सेस इक्वल हों, यहाँ पर वो यहाँ पर। अच्छा अब आपने क्या करना है, 2000 को, अच्छा साइन 90 1 हो जाएगा ना, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये चलिए एक और स्टेप कर ही लें, तो 1500 इज इक्वल टू साइन 90 1 होता है, यहाँ पर साइड पे मैं लिख भी देता हूँ कि साइन 90 आपके पास कितना होता है? 1 होता है। तो 1500 इज इक्वल टू 2000 और यहां पर आएगा साइन थीटा 2। ओके हो गया। अब साइन थीटा 2 में थीटा 2 आपने फाइंड करना है, तो साइन थीटा 2 इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाय 2000। साइन थीटा 2 को इधर ही रहने दिया ना, 2000 को 1500 के नीचे डिवाइड करा दिया। अब ये 20 इन 20 से गए, ठीक है। अगर आप इसको 5 से काटें तो 5 3s आर 15 और 5 4s आर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके हो गया। अब थीटा 2 आपने निकालना है, तो ये आएगा थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। अब आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है? साइन इनवर्स 3/4, तो उसका आंसर जो आता है ना वो आता है 48.59 डिग्री। ठीक है, मैं देख रहा हूं नजर आ रहा है, इसमें बेहतरीन नजर आ रहा है। तो आप इसको ना अप्रोक्सीमेटली लिख लें कि थीटा 2 इज इक्वल टू 48.59 है ना, तो इसको 48.60 यानी कि 48.6 डिग्री लिख लें, ठीक है। और यही आपका क्या था? आंसर था कि अगर आप इसको 2000 से प्रोजेक्ट करें, 2000 की स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएं इस पॉजिटिव चार्ज को, और 48.6 डिग्री के एंगल पे लेके जाएं, तो फिर इस पे जो फोर्स लगेगी ना वो उतनी फोर्स लगेगी जितनी ये फर्स्ट केस में लग रही है। ओके हो गया। यहाँ पर एंगल 90 था, यहाँ पर एंगल 48.6 है, एंगल कम हो गया। यहाँ पर स्पीड कम थी, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है, लेकिन जब यहाँ पे इन चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 किलोवोल्ट इन एन ऑसिलोस्कोप। अच्छा, ऑसिलोस्कोप के अंदर, ऑसिलोस्कोप भी जाहिर सी बात है एक डिवाइस होती है जो आपको वेव फॉर्म जिस तरह की बने उसकी वो शेप आपको बता देती है कि एसी सिग्नल आ रहा है या डीसी आ रहा है। आप उससे वो मैग्नेट एम्पलीट्यूड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और भी फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑसिलोस्कोप के अंदर ये फॉर एग्जांपल ऑसिलोस्कोप है, और ऑसिलोस्कोप के अंदर ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन गन से आपने एक इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट किया, और इस इलेक्ट्रॉन बीम को कितने वोल्ट के ऊपर आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया? वो है 15 किलो वोल्ट, यानी कि 15,000 वोल्ट के ऊपर। ओके हो गया। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन्स देन पास थ्रू अ 0.35 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दैट डिफ्लेक्ट्स देम टू डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ना, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, बीम की सूरत में, उसको हमने जो प्लेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेट्स हैं, उसके दरमियान में से पास किया, और इसमें क्या होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह होती हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो क्या होंगे? ऐसे डिफ्लेक्ट होंगे, और स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें डिजायर्ड शेप चाहिए
तो वो हमें मिल जाएगी। सही है, इसकी हम प्रॉपर वो सेटिंग करते हैं। तो वो कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया है तो इस पे क्या लगी है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगी है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स आपने बतानी है कितनी लगी है। ओके हो गया, सिंपल। तो अब वो चीज देखते हैं कि हम वो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस, ये आपने फाइंड करना है। गिवन डाटा में क्या है, क्यू आपके पास दिया हुआ है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज जितना होता है। जो पोटेंशियल है 15,000 वोल्ट, 15 किलो वोल्ट है ना, तो इसको हम 15,000 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि किलो कितना होता है 1000 होता है, 10⁻³ होता है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि जाहिर सी बात आगे जाके यूज होगा, तो ये दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, ये चार चीजें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है वो चीज देखते हैं। फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स, और कैलकुलेशन में देखते हैं कि वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, अब उसमें जो आपके पास मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला है वो आपके पास कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स इस पे लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पे गए हैं, क्योंकि उसने कहा है कि मैक्सिमम फोर्स लग रही है, और मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे लगती है। तो थीटा आपके पास कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स, यहां पर मैं आपको इधर लिख देता हूं, वो कितनी आएगी, क्यू वी और बी। ओके हो गया। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए इसमें हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है। क्यू की वैल्यू है, बिल्कुल है। बी की वैल्यू है, बिल्कुल है। ये जो वी है ना, ये वेलोसिटी का वी है। वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, ये वेलोसिटी का वी है। तो आपके पास ये जो वी है ना, ये पोटेंशियल वाला वी है। तो पोटेंशियल तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्पीड या वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज हम देखते हैं। अच्छा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था। आप क्या कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स बीम का से निकाल रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं साइड पे करता हूं, तो वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। तो यहां पर आप लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी। ओके हो गया, यानी वर्क की किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। अच्छा, अब वर्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है, क्यू वी होता है, ठीक है। और यहां पर आएगा काइनेटिक एनर्जी। क्यू वी कैसे होता है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हम W इज इक्वल टू क्यू वी लिख सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, W इज इक्वल टू क्यू वी लिख सकते हैं, तो यहां पर आप इसको यूज करेंगे कि क्यू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये आप फार्मूला यहां पर यूज करेंगे इस जो v है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी ये जो आपके पास वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां पर देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, m को नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास बनेगा 2 QV, ठीक है, ये V पोटेंशियल वाला है, इज इक्वल टू हाफ, नहीं हाफ क्यों भाई, 2 तो हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया ना। मैं ना इसको स्टेप बाय स्टेप करते हूँ बजाय ये कि डायरेक्ट करने के, काफी स्टूडेंट्स को फिर यहाँ पर इशू हो जाते हैं। तो m, और यहाँ पर आएगा स्मॉल v। स्मॉल v से आपने जो स्पीड है उसको शो करना है, और कैपिटल V से जो आपने पोटेंशियल है उसको शो करना है। अब ये v स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QV डिवाइडेड बाय m, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे m। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आखिर में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वी स्क्वायर, ठीक है। वी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूले में पुट करने के लिए, ठीक है, इस फार्मूले में, ताकि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स फाइंड हो सके। तो 2Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी। और V कितना है 15,000 डिवाइडेड बाय M कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये है आपके पास, ठीक है। अच्छा, 15,000 को भी ना 10 की पावर में लिख लें, आसान हो जाएगा ना कैलकुलेशन करने में। तो 2
इंटू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19, ठीक है, इंटू इसको आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31। ओके हो गया? मैं देख लूं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। ओके हो गया? तो ये ना हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो आ गई हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था 10 की पावर्स को हमेशा सेपरेट सॉल्व किया करें, आंसर कभी भी आपका गलत नहीं आएगा। तो यहां पर आप लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 9.1। सर 10 की पावर्स आप किधर खा गए हैं भाई? बताते हैं ना भाई किधर खा गए हैं, थोड़ा सा सब्र कर जाए। तो इनटू 10 की पावर, 10 की पावर्स को ना मैं बाहर ले सेपरेट ले ना, सेपरेट। यहां पर 10 टू रेज पावर क्या है? -19, तो यहां पर आप लिख लें -19, ठीक है। यहां पर क्या है? +4 है, तो यहां पर +4। ये -31 है ना 10 की पावर, क्योंकि तीन ही 10 की पावर है, 1 2 और 3। 10 टू -31 है, ऊपर जाके +31 हो जाएगा, तो यहां पर आप लिख लें +31। ओके हो गया? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, सही है। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको ना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आता है वो आपके पास आता है 0.527 इंटू 10 टू रेज पावर, ठीक है। इसको सॉल्व करने से 0.527 आता है। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -19 प्लस 4 क्या होता है? ये आपके पास होता है -15। -15 प्लस 31 कितना होता है? ये आपके पास होता है +16, ठीक है। -15 प्लस 31 कितना होता है? +16 आपके पास होता है। तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये आपके पास आएगा v इज इक्वल टू, अब इसको ना आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है कि स्क्वायर रूट डाल रहे हैं 0.527 इंटू 10 टू रेज पावर 16 आप लिखेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 725 9 और 4765, 4765 ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। पॉइंट के साथ भी, पॉइंट यहाँ पे आपका इधर आ रहा है, पॉइंट के आगे भी वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7.25 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। ओके हो गया? होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। तो v तो आप फाइंड हो गया, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये आपके पास आएगा F मैक्सिमम इज इक्वल टू Q आपके पास कितना है? 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम, ठीक है, ये Q। V की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, वो कितनी है? 7.25 इंटू 10 टू रेज पावर 7, ठीक हो गया। अच्छा, B की वैल्यू कितनी है भाई? B की वैल्यू कितनी है वो तो हमें कोई बता दो। B की वैल्यू ये आपके पास 0.35 टेस्ला, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी गिवन है 0.35 टेस्ला, तो यहां पर आप लिखोगे 0.35 टेस्ला। डन हो गया। अब फिर से जो आपके पास 10 की पावर्स है उसको सेपरेट ले जाए, बाकी को सेपरेट ले आए। ये 1.6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 7.25 इंटू 0.35 इंटू 10 टू रेज पावर -19 है, यहां पर 7 है, बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बनेगा -19 प्लस 7। ओके हो गया? अच्छा, -19 प्लस 7 आपके पास कितना होता है? ये आपके पास होता है -12 होता है, ठीक है। तो -12 होता है, यहां पर आ जाएगा 10 टू रेज पावर -12, ठीक है। -19 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा? -12 आएगा। अच्छा, 1.6 इंटू 7.25 इंटू 0.35, ये आपने कैलकुलेटर में कर लेना है, मतलब 1 2 3 इन तीन वैल्यूज को कैलकुलेटर में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इन तीन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 4.066, ये आपके पास आंसर आ जाता है। अब 4.066 को आप जो है ना सिंपली आप लिखते हैं 4.07 लिख दे, मतलब 66 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 4.070 कर दे, यानी 4.07 कर दें, ठीक है।
तो इनटू 10 टू रेज पावर -12 न्यूटन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, मैक्सिमम फोर्स का। ठीक है, अब आपकी बुक में इसका जो आंसर है ना वो है 4.07 इंटू 10 टू वो है 4.1 इंटू 10 टू -12 न्यूटन। तो 4.07 को उसने अप्रोक्सीमेटली 4.1 लिखा हुआ है, तो ओके है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ओके हो गया, यानी इतनी मैक्सिमम फोर्स इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर लगेगी जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा। ओके हो गया, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, और ये भी जो है वो की बुक्स पे गलत सॉल्व हुआ है। तो देखते हैं हमारे लिए क्या है। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर ईच कंसिस्ट ऑफ 60 टर्न्स इनिशियली। ठीक है, कहता है कि एक आपके पास कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर कॉइल है, यानी इस शेप की, और इसकी जो एक साइड है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली चले जो साइड है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये भी 15 है, ये भी 15 है। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या वो क्या कहता है कि इट इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल पड़ी हुई है, सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यहां तक, यहीं तक, ठीक है। इसका मतलब है प्लेन ऑफ कॉइल पता है क्या होता है, ये वाला जो होता है, जैसे ये बोर्ड है ना, तो ये इसका प्लेन है, ये वाला, सही है। तो अगर मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इसमें प्रोवाइड कर दूं, मतलब ऐसे ग्राउंड की तरफ जा रही हो, ऐसे इनवर्ड जा रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन के दरमियान जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरह इसके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो ऐसे मैं अप्लाई कर दूंगा, ऐसे क्रॉस लगा दूंगा, तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के साथ, इस कॉइल के प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 0.8 टेस्ला है। डन हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहता है, द कॉइल इज देन टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इस कॉइल को से 30 डिग्री पे टर्न करना है, ऐसे 30 डिग्री पे क्या करना है, टर्न करना है। कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो आपने बताना है इसमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, सिंपल। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एक कॉइल है वो पड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने क्या करना है, इस कॉइल को ऐसे 30 डिग्री के ऊपर ऐसे टर्न करना है। तो आपने बताना है कि उसमें 2 सेकंड के अंदर 30 डिग्री के अंदर टर्न करना, आपने बताना है उसमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया है। ओके हो गया, तो शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ टर्न कितने, 60 है, बी कितना है, 0.8 टेस्ला है, लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर या मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आएगा 0.15 मीटर। तो लेंथ कितनी है, 0.15 मीटर है। आप बताए एरिया दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ भाई, एरिया हम निकाल सकते हैं। यहां पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 0.15 को ये 0.15 होगा, ये भी 0.15 होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया होता है एल स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 0.15 इंटू 0.15 भी आएगा 0.0225 मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। इनिशियल एंगल कितना था, 0 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना था, 0 डिग्री। अब इनिशियल एंगल देखिए 0 डिग्री किस तरह से है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, आपको पता है कि अगर हम फ्लक्स का देखें ना फार्मूला, तो होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के साथ एंगल नहीं होता। तो अगर प्लेन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब प्लेन इस तरह से है, ठीक हो गया, तो आपके पास जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर आपने ऐसे डाउनवर्ड बना देना है, ऐसे ना डाउनवर्ड बना देना है। तो एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस का किधर है, डाउनवर्ड है। इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड है। अगर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, डाउनवर्ड है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। ठीक हो गया, प्लेन के साथ 90 डिग्री है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री है। अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला लेक्चर देखें, हर चीज हलवा मक्खन मलाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इनिशियल एंगल कितना है, 0 डिग्री। फाइनल एंगल कितना है, 30 डिग्री। जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो एरिया वेक्टर भी टिल्ट होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान फाइनल एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, जिसके ऊपर हमने एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, वो हमने फाइंड करना है। डेल्टा टी कितना है, 2 सेकंड। तो ये तुम्हारे पास हो गया गिवन डाटा, फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कैलकुलेशन में देखते हैं कि हम वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे। ओके हो गया।
अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैग्नीट्यूड हम उसका निकालते हैं, तो ये उसका ना फार्मूला होता है। अब हमारे पास एन है 60 है, बिल्कुल है। डेल्टा टी है 2 सेकंड है, बिल्कुल है। डेल्टा फाई हमने पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास फाई आई है, फाई एफ है, तो हमने पहले डेल्टा फाई फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो इसमें पुट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आएगा, कहानी खत्म। तो आप इसको नाम दे ले इक्वेशन नंबर 1 का। ओके हो गया। तो पहले हम फाई फाइंड, और फाई का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फाई आई, वो आपके पास होता है बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इस कॉइल के, स्क्वायर कॉइल का क्या एक टर्न है या बहुत ज्यादा टर्न है? तो इसके तो आप कहेंगे कि एन नंबर ऑफ टर्न है, 60 टर्न्स हैं। तो आप इसके क्या करेंगे कि 60 टर्न वाली कॉइल है, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो यहां पर आप शुरू में एक एन बी लगा दोगे, एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि एक नंबर ऑफ टर्न नहीं है बल्कि बहुत नंबर ऑफ टर्न है इस कॉइल के। तो अब थीटा आई पहले हम फाइंड करेंगे। थीटा आई इज इक्वल टू एन कितना है, 60 है, ठीक है। बी कितना है भाई, 0.8 टेस्ला है, 0.8। और एरिया आपके पास कितना है, वो है 0.0225। कॉस एंगल कितना है थीटा आई, वो 0 डिग्री है, सही है। तो यहां पर आप पुट करेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई आई और फाई, यहां पर ना थीटा आई होगा, ये फाई है, ये थीटा है, याद रखना है, ये फाई है, ये थीटा है। तो इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो थीटा आई कितना पुट करेंगे, cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे। अब आपने कैलकुलेटर में इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 60, 0.8 और 0.225 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है फाई आई का, वो आता है 1.08 वेब, डब्ल्यू बी, वेबर होता है ना इसका जो आपके पास यूनिट होता है, तो डब्ल्यू बी आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट, अभी अगर आप थीटा एफ फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो चीज देखते हैं कितना आएगा। थीटा एफ वो भी आपके पास वही एन बी ए कॉस थीटा एफ यहां पर आप लिखोगे, ठीक है। ये फाई है, सॉरी ये फाई है, फाई एफ, ठीक है। फ्लक्स को ना फाई से शो करते हैं, फाई एफ, और ये क्या थीटा एफ है। तो फाइनल जो फ्लक्स है 30 डिग्री के ऊपर, वो चीज देख ले। एन कितना है, 60 है, और बी आपके पास कितना है, 0.8 है। ए आपके पास कितना है, 0.0225 है, ठीक है। मैं इसको ना अब रेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। तो ये, क्योंकि वो जो कपड़ा है या डस्टर है जो भी है वो दूर पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा हाथों से इसको ना रेस कर दें। अच्छा यहाँ पर आएगा कॉस थीटा एफ कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, डन हो गया। अच्छा अब फाई एफ इज इक्वल टू 60, 0.8, 0.0225, और cos 30 कितना होता है, यह था 0.866। ये कितना होता है, 0.866। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो थीटा एफ आएगा वो, सॉरी फाई एफ, भाई मैं बार बार थीटा एफ कह रहा हूं, फाई एफ, ये फाई आई, ये फाई एफ। यहां भी अगर गलती से मैंने थीटा आई कह दिया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन यहां पर क्या, ये फाई एफ, फाई एफ, फाई एफ, फाई एफ, हम फाई एफ फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू। अब आपने ना इसको भाई कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं, आसान है भाई, सिंपल वैल्यूज लिखो। कई बच्चे कहते हैं सर इसको सॉल्व किया करें, भाई सॉल्व ही कर रहे हैं। तो फाई एफ आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 0.935 वेबर। ओके हो गया। तो ये आ गया थीटा आई और थीटा एफ आपके पास आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई क्या होगा, डेल्टा फाई आपके पास होता है फाई एफ माइनस फाई आई। तो ये आप देख लेते हैं, फाई एफ कितना है, 0.935 माइनस फाई आई कितना है, वो है 1.08। तो डेल्टा फाई आपके पास आएगा 0.935 को आपने मल्टीप्लाई नहीं माइनस कर देना है 1.08 से, तो आपके पास फाई आएगा माइनस 0.145 आ जाएगा, सही है। तो ये आपके पास डेल्टा फाई भी फाइंड हो गया।
एक्चुअल में ना हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम फार्मूला पता है कौन सा यूज करेंगे। यहां पर ना हम इसको, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे तो आप लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1। अच्छा, अब 2 इन 1 में आप कैसे पुट करेंगे वो चीज देखते हैं। जो इक्वेशन 1 है ना वो अब आपके पास हो जाएगी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही है। क्यों हो जाएगी, याद रखें कि देखिए यहां पर ना n है, लेकिन जब हमने फ्लक्स निकाला है ना, जो आपका फ्लक्स है फाई वो निकाला है, तो यहां पर मैंने n यूज कर लिया है और यहां पर भी मैंने n यूज कर लिया है। अब ये वाला फार्मूला है ना, इसमें दोबारा n की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये असल जो है ना वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। अब यहां पर मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये जो डेल्टा फाई निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी n की वैल्यू यहां भी यूज कर ली है, यहां भी यूज कर ली है ठीक है। तो अब दोबारा से उसको इस फार्मूले में यहां पर n लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आएगा माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, सिंपल। ठीक है, n दोबारा नहीं लिखना। तो आएगा यहां पर इज इक्वल टू, आप लिखोगे माइनस और वैल्यूज पुट करोगे। डेल्टा फाइव कितना है, -0.145 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है, 2 है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव है ना ये इस नेगेटिव से कट जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपने डिवाइड करना है 0.145 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपके पास आएगा 0.0725 वोल्ट। ये आपके पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपकी बुक वाले ने लिखा है 0.07 वोल्ट, तो वो भी ठीक है, 25 को निगलेक्ट कर गया। ठीक है, खत्म कर गया। तो 0.07 वोल्ट लिख लें या 0.0725 वोल्ट लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। अब मेटेलिक रॉड इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मेटेलिक रॉड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.2 टेस्ला है। ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इट्स एंड इज फाउंड टू बी 0.8 वोल्ट। अच्छा, इसको ना बना लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और उसके अंदर ये रॉड क्या कर रहा है, मान लो इस तरफ मूव कर रहा है। तो अच्छा, अब जब मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.2 टेस्ला है। ठीक है, अब जब इसमें इसको मूव करेंगे, आप मोशनल ईएमएफ में पढ़ के आ चुके हैं इसके, जब कंडक्टर को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो इसमें एक ईएमएफ आ जाता है, और वो ईएमएफ कितना है, 0.8 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो E1 कितना है, 0.8 वोल्ट। अब वो कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 2.4 वोल्ट। मैं चाहता हूं कि इसमें जो ईएमएफ है वो आपके पास 0.8 वोल्ट ना प्रोड्यूस हो बल्कि 2.4 वोल्ट प्रोड्यूस हो। तो हाउ मच फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर दिस, कितनी मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूं। फिर से बता रहे हैं कि 0.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपने एक कंडक्टर को मूव किया है, ठीक है, तो मेटेलिक रॉड को मूव किया है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है 0.8 वोल्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0.8 वोल्ट से बढ़ के 2.4 वोल्ट हो जाए। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, VBL साइन थीटा। तो आपने अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपने 0.8 से 2.4 करनी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कितना इंक्रीज करोगे, ये असल में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या आंसर आपके पास आता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, E1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा VBL साइन थीटा, और E2 इज इक्वल टू आएगा VBL साइन थीटा, साइन थीटा। अब एंगल तो वही 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी वही रहेगी, लेंथ भी वही रहेगी, तो इसके साथ B चेंज होगा। B1 यहां पे लिख लें, यहां पे आप क्या लिख लें, B2 लिख लें। ठीक है, तो आप इसको नाम दे लें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे लें इक्वेशन 2 का। अब आपके पास क्या है कि E1 का फार्मूला भी है, E2 का भी है। अब आप यहां पे करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, कि 1 और 2 को आप क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास आएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू VB1L साइन थीटा डिवाइडेड बाय VB2L साइन थीटा।
ठीक हो गया। अब वेलोसिटी तो सेम रहेगी, तो वी वी से काट गया, लेंथ भी हम चेंज नहीं कर रहे तो एल एल से काट गया, एंगल भी हम चेंज नहीं कर रहे तो साइन थीटा से काट गया। पीछे क्या रह गया, बी वन और बी टू, तो ई वन ओवर ई टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। तो ये इक्वेशन से आगे फार्मूला आ गया जो हमने हासिल किया है। अब बी टू निकालना है, बी टू को इधर ले जाएं तो आपके पास आएगा बी टू इज इक्वल टू बी वन ओवर, इस पूरे ई वन ओवर ई टू को नीचे ले आए तो ई वन ओवर ई टू। सही है, बी टू को उधर ले गए और ई वन ओवर ई टू के इधर नीचे ले आए। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम यहां पे इसको ले आए हैं तो अब आपने क्या करना है, ई टू ऊपर चला जाएगा, ई वन नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा बी टू इज इक्वल टू, ई टू ना ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा बी वन इंटू ई टू डिवाइडेड बाई ई वन। सही है, ई टू ऊपर चला जाएगा ना, ई वन नीचे ही रहेगा। तो बी टू आपने फाइंड करना है, बी वन कितना है 0.8 है, 0.8 है, इन टू ई टू आपके पास कितना है, ई टू है आपके पास 2.4 डिवाइडेड बाय ई वन आपके पास कितना है 0.8 है। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा बी टू इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.4 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 से तो ये आपके पास आता है 3। 2.4 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.6 टेस्ला। बस कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला कर दें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक रॉड के अंदर प्रोड्यूस होगा वो 0.8 वोल्ट की बजाय 2.4 वोल्ट उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके हो गया, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओहम। A magnetic field is applied over the ring perpendicularly to its plane। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, एक अदद कॉपर रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉपर रिंग है जो ना आपके पास कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ये ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इस पे मैंने क्या की है, एक अदद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, एक अदद। तो मैंने इस पे क्या की, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से हमने पास कराई। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये इसका क्या है, प्लेन है, ये इसका क्या है, प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इस तरफ है, तो इसके क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। डन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट वो क्या कहता है कि हाँ एक और चीज है कि इसकी जो कॉपर जो रिंग है इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी 0.04 मीटर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना मीटर में करने के लिए। इस कॉपर रिंग की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मिली ओहम, यानी कि 1 × 10⁻³ ओहम है। ओके हो गया। If the magnetic field increases from 0.2 to 0.4 Tesla in a time interval of 5 × 10⁻³ second, what is the current in the ring during this interval? कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास कर रही है, इस कॉपर रिंग के अंदर से पास कर रही है, अगर मैं उसको 0.2 से बढ़ाकर 0.4 कर दूं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे और कितने 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड में उसने 0.2 टेस्ला से 0.4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कर दी। और आपको पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है तो एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। और वो जो इस रिंग के अंदर थोड़ी सी देर के लिए वो जो करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आया, उस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू उसने पूछी हुई है। डन हो गया। तो होप सो कि कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया होगा। अब B1 0.2 थी, B2 0.4 टेस्ला थी, चेंज अब हुई है तो B2 माइनस B1 करेंगे, यानी 0.4 से 0.4 माइनस 0.2 करेंगे तो डेल्टा B आपके पास 0.2 टेस्ला आएगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, 0.2 टेस्ला आया। n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि रिंग है ना तो रिंग का एक ही नंबर ऑफ टर्न होता है, कॉइल थोड़ी है, रिंग है तो एक ही लूप्स होता है, यानी एक नंबर ऑफ टर्न होता है। फाइंड क्या करना है, आई करंट, यानी करंट फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे। अब देखें इंड्यूस करंट का जो फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू, वो होता है वैसे तो V बाय R होता है ना, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ आप यहां पे लिखेंगे E डिवाइडेड बाय R, इस तरह से लिखेंगे। ओके हो गया, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपने फाइंड करना I इज इक्वल टू E बाय R।
अब आर की तो वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ ओहम। ई की वैल्यू नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू नहीं है। किसी तरीके से अगर ये फाइंड हो जाए तो हम आई फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होगी एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ हम ले रहे हैं। तो E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टी। नेगेटिव हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे। तो इसको आप नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब इसमें देखें, n की वैल्यू तो हमारे पास है 1 है, डेल्टा टी की भी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ यहां पर मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप यहां पर ना इसको लिख लें कि डेल्टा टी कितना है, 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। डन हो गया। अच्छा, डेल्टा फाई है नहीं है, फिर से वही बात। अब डेल्टा फाई को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा फाई, वैसे तो हमारे पास फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पर डेल्टा फाई, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यहां पर फिर आप लिखेंगे डेल्टा बी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए ये रिंग है, और रिंग का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी। ठीक है, और एक ही जगह आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना, 0 डिग्री है। भाई थीटा देखते हैं 0 डिग्री किस तरह से है, कि आपको पता है कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, और उसमें जो एंगल होता है थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान में होता है। अगर ये इसका प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, पता होना चाहिए। तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। ठीक है, ये एरिया वेक्टर इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, प्लेन एरिया की बात नहीं कर रहे, प्लेन एरिया की बात नहीं कर, हम जो प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा सरफेस एरिया या प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लिया जाता है, प्लेन एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं लिया जाता। प्लेन एरिया के भी परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये सारी बातें आपने जाननी है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाली मेरी लाजमी वीडियो देखें, सब कुछ हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। तो थीटा यहां पर क्या है, 0 डिग्री है, बी और एरिया वेक्टर के दरमियान। तो यहां पर आप लिखेंगे 0 डिग्री। ओके हो गया। और cos 0 क्या होता है, 1, हम सबको ही पता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा बी की भी वैल्यू है, पाई की भी है, आर की भी है, cos 0 1 हो जाएगा। यहां से डेल्टा फाई फाइंड करूंगा, वो यहां पे पुट करूंगा तो ई फाइंड हो जाएगा, वो यहां पे पुट करूंगा तो आई फाइंड हो जाएगा। अब हमने रिवर्स गियर लगाने हैं। ओके हो गया। तो सबसे पहले डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, डेल्टा बी आपके पास कितना है, 0.2 टेस्ला है, सही है। पाई आपके पास कितना है, 3.14, और आर 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 ये है हमारे पास 0.04 है ना। तो आप इसको 4 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। 0.04 को पॉइंट इधर ट्रेवल कराए ना, तो 4 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, और इसका क्या है, स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो 0.2 यहां पर आएगा 3.14, और यहां पे आएगा 4 4 सर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻² है ना। तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो हमने उसका स्क्वायर भी खोल लिया, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 0.2 3.14 और 16 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, 0.2 3.14 और 16 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आएगा 10.048 इंटू 10⁻⁻4। उसी तरह भाई जो 10 की पावर्स होती हैं उसको कैलकुलेटर में ना लिखा करे, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻4 उसी तरह लगा देंगे, काम खत्म, सही है। तो ये हमारे पास ना एक आंसर आ गया, और इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर होगी। इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। डेल्टा फाई फाइंड हो गया ना। अब हमने तो इंड्यूस करंट फाइंड करना है, उसके लिए ईएमएफ चाहिए, उसके लिए डेल्टा फाई चाहिए। तो डेल्टा फाई तो फाइंड हो गया। अब इसको यहां पर पुट करना है, तो आप लिखेंगे कि पुट इक्वेशन कौन सी, 3 इन 2, यानी 3 को 2 में उठाकर पुट कर दें, सही है। तो वो पुट करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू क्या था भाई, जल्दी से मुझे बताएं। एन इज इक्वल टू 1 था, एन इज इक्वल टू 1 था। तो यहां पर आप पुट करेंगे 1। डेल्टा फाई क्या है, वो है 10.048
8 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, डेल्टा टी आपके पास कितना है, वो है 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3। ओके हो गया। तो ये ना हमारे पास कुछ कहानियां आ गई है। अब इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखें इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 10 पॉइंट, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो जाहिर सी बात है 1 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो आंसर वही आता है। तो 10.048 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, -4 +3 कितना होता है, ये आपके पास होता है -1। तो आप यहां पे लिख लें -1, क्योंकि -4 + 3 कितना होता है, -1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 10.048 को डिवाइड करना है 5 से। तो ये आपके पास आएगा 2.009। ये कितना आएगा, 2.009, और इनटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। डन हो गया। तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2.01 लिख लें, मतलब 09 को ना 1 लिख लें, 09 को क्या कर लें, 1 लिख लें। तो 2.01 इंटू 10⁻⁻1 लिख लें। डन हो गया। अच्छा, अब आपके पास इंड्यूस करंट, ये आपके पास आ गई, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अब यहां पर आप क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 4 इन 1, क्योंकि हमने तो इंड्यूस करंट फाइंड करना है, उसके लिए हम ई की वैल्यू फाइंड करें तो होगी फाइंड। इस ई की वैल्यू को इधर पुट कर दें, तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 2.01 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर कितना है, ये आर है 1 इंटू 10⁻⁻3, यानी रेजिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.01, ऊपर ये क्या है, इंटू 10⁻⁻1 था। ठीक है, ये -1 था, क्योंकि ये ना ये वैल्यू हमने पुट की है ना, तो -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻⁻1, ये 1 के 2.01 डिवाइडेड बाय 1 होकर 2.01 ही रहेगा। सही है, ये 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3, तो यहां पर आप लिखोगे +3। सही है। अब आपके पास ये आएगा 2.01 इंटू 10⁻³ -1 क्या होता है, 2 होता है। सही है, और आई और यहां पर एम्पेयर। ठीक है, अब ये यहां तक आंसर ठीक है, यहां तक भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 10⁻² क्या होता है, 100 होता है। 10⁻² क्या होता है, 100 होता है। तो 2.01 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 201, मतलब पॉइंट ऐसे 2 से आगे ट्रेवल हो जाएगा ना, तो 201 एम्पेयर आप ऐसे, यानी 2.01 की बजाय 10⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको 201 लिख दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो करंट का आंसर कितना आया, 201 एम्पेयर। ओके हो गया, इतना करंट उसमें प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। A coil of 10 turns and 35 centimeter square area is in a perpendicular magnetic field of 0.5 टेस्ला। ठीक है, कहता है कि एक फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली पास कर रही है। ये आपके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो इस कॉइल के अंदर से पास कर रही है। ठीक है, ओके हो गया, इसको मैं साथ में लिख भी देता हूं। अच्छा, द कॉइल इज पुल्ड आउट of the magnetic field in 1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. अच्छा देखिए, जब तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस पास कर रही है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ना जो इसमें से पास कर रही है वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। अब वो क्या कहता है कि 1 सेकंड के अंदर आपने इस कॉइल को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। जब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड से खींचेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है उसकी वैल्यू कम होगी। मतलब बाहर की तरफ खींचेंगे तो पहले अगर 3 गुजरी या फिर 2 गुजरेंगी, फिर 1 गुजरेंगी, फिर खत्म। यानी कि जब आप इसको आपसे बाहर की तरफ खींचेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कितने, 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के अंदर आप इसको खींचना है, थोड़ी सी देर 1 सेकंड के लिए एक थोड़ा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वो वैल्यू आपने बतानी है वो कितनी है। सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा, वो आपने बताना है कितना है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, n है, और
जो आप, ठीक है, ये रिंग नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न है, मैं ऐसे बनाया नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है 10 नंबर ऑफ टर्न। तो n इज इक्वल टू 10, एरिया कितना है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर हो तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, या आप कह लें कि डिवाइडेड बाय 10 टू रेज़ पावर 4 करते हैं। ठीक है, 100 के स्क्वायर को हम 10 टू रेज़ पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 टू रेज़ पावर 4 जब ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 इंटू 10 टू रेज़ पावर -4 मीटर स्क्वायर। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। डेल्टा बी कितना है 0.5 माइनस 0 इज इक्वल 0.5 टेस्ला, यानी अभी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितनी गुजरी 0.5, जब आप इसको बाहर खींचेंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी गुजरेगी 0। ठीक हो गया, तो चेंज कितनी हुई 0.5 माइनस 0 यानी 0.5 टेस्ला चेंज हो गई। ठीक है, जब बाहर आ जाएगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं ना इसमें पास कर रही। कितने टाइम में 1 सेकंड में फाइंड क्या करें इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला वो ही E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव मैं फिर से कह रहा नहीं लिख रहे क्योंकि हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं कि क्या आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू है, नहीं है, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो n डेल्टा फाई को मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, पहले 0.5 थी फिर 0 हो गई है, तो यहां पर आप लिख लें डेल्टा बी। ओके हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन सी वैल्यू, n की वैल्यू है, डेल्टा बी की n की वैल्यू है, डेल्टा बी की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है, a की वैल्यू है, थीटा, थीटा कितना होगा भाई, थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों, अगर आपके पास ये कॉइल इस तरह से पड़ी हुई है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको पता होना चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी इस तरफ होता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो n आपके पास कितना है 10, ठीक है, और डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है 35 इंटू 10 टू रेस पावर -4। अच्छा, अब कॉस कितना होगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, अब आपको पता है कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 तो आपके पास 1 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, पता होना चाहिए भाई। तो अब इसको हम ना सीधा करके लिख लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 10 टू रेस पावर -4। ठीक हो गया जी, cos 0 1 हो जाएगा ना, ये 1 से डिवाइड होकर वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहां पर है 10 की वैल्यू 1, यहां पर है 10 की वैल्यू -4, तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 इंटू 35 इंटू 10 टू रेस पावर -4 प्लस 1। ठीक है, ये -4 प्लस 1, तो 10 की पावर -4 है प्लस 1, -4 प्लस 1 कितना होता है -3 होता है, तो आप यहां पे आप इसको लिख लें -3। डन हो गया। अच्छा, अब इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 35 आपने करना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 17.5, 17.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। डन है। तो वैसे तो अगर इतना आंसर लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें, साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आता है, तो इस पॉइंट को इधर ट्रेवल करा दे, तो ये आपके पास आएगा 1.75 इंटू 10 टू रेस पावर 1 इंटू 10 टू रेस पावर -3। उसी तरह अब -3 प्लस 1 कितना होता है -2, तो ये आपके पास आएगा 1.75 इंटू 10 टू रेस पावर -2 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपके पास कितनी आई 1.75 इंटू 10 टू रेस पावर -2 वोल्ट। ओके हो गया, तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। अ प्रोटॉन इज एक्सलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 इंटू 10 टू रेस पावर 5 वोल्ट्स। It then enters perpendicularly in a uniform magnetic field B is equal to 1.0 Weber per meter square. Find the radius of curvature of the path of the proton. कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है जिसकी डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड है, सही है, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंटर होता है परपेंडिकुलरली, सही है। परपेंडिकुलरली का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये इस तरफ जा रहा है, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री है, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है।
अब जाहिर सी बात है जब 90 डिग्री के एंगल पे कोई चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो क्या शुरू कर देगा, एक सर्कुलर मोशन कर देगा। कौन सी मोशन शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा। अब सर्कुलर मोशन जब शुरू कर देगा तो आपने फाइंड करना है कि इस सर्कुलर मोशन में इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये आपने फाइंड करना है। ओके हो गया। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फोर्स, ये जो कोई भी चीज सर्कल में मूव करे इसका मतलब है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो खुद कुछ भी नहीं होती, कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल बन जाती है। तो इसमें आप कैलकुलेशन में फिर आप क्या लिखेंगे, एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। डन हो गया। अच्छा, पोटेंशियल कितना दिया है, 6 इंटू 10 वोल्ट दिया है, बी 1 टेस्ला है, ठीक है। और जो आपके पास m है यानी मैस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो 1.67 इंटू 10 टू रेस पावर -27 kg है, ठीक है। यहाँ पर मैंने +27 लिखा हुआ है, -27 kg है। उसके ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू -19 को मैं फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। कैलकुलेशन में अब हम देखते हैं। अच्छा, अब एफ बी आपके पास क्या होता है, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री साइन 91 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का होती है एम स्क्वायर बाय आर। अब ये जो दोनों वी है ना, ये वेलोसिटी के हैं, याद रखना है, ये किसके हैं, वेलोसिटी के हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये इस वी से कटने जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ पर वी है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय आर। हमने क्या फाइंड करना है, आर को उधर ले जाएं, क्यू बी को नीचे ले आए, तो आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी आ जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास हैं, कौन कौन सी नहीं है। एन की वैल्यू है बिल्कुल है 1.67 इंटू 10 वी वेलोसिटी है, ये याद रखना है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। और इसमें देखें जो आपके पास है ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल की दी हुई है, कैपिटल वी है। v की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, तो v की फाइंड करनी पड़ेगी। q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 कूलम, b की वैल्यू है 1 टेस्ला। लेकिन इस v की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस v की वेलोसिटी की, तो इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में एक यूज किया था रिलेशन, वो आपके पास क्या था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, तो क्यू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये ना पहले पिछले न्यूमेरिकल्स में समझा के आ चुका, अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा ये कैसे है, क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। अब ये जो वी है ना, ये आपका पोटेंशियल वाला वी है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, और ये जो वी है ना, ये आपके पास स्पीड कह लें या वेलोसिटी कह लें, ये ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें से हमने क्या निकालना है, वी स्क्वायर या निकालना है, यानी वी निकालना है, उसको निकाल के इधर पुट करेंगे, रेडियस आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2 क्यू वी डिवाइडेड बाय एम, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 क्यू वी बाय एम, सही है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू आपके पास कितना है, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। v कितना है, 6 इंटू 10 टू रेज पावर 5, सही है, डिवाइडेड बाय मैस कितना है, मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर -27। ये वैल्यूज भाई ध्यान से पुट करनी है, अक्सर ये वैल्यूज स्टूडेंट गलत पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है, फिर कहते हैं सर ये आंसर कैसे आ गया। तो अब 10 की पावर्स को सेपरेट कर लेना है, 2 अच्छा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 लिख दे, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्या किया है, तो हम इसको थोड़ा खोल के लिखे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1.67। हमने क्या किया है कि 2 को मल्टीप्लाई किया है 1.6 से, फिर 6 से, फिर डिवाइड 1.67, क्यों, क्योंकि 10 की पावर्स को सेपरेट सॉल्व करना है, उनको सेपरेट लेके जाना है, बाकी जो वैल्यूज है उसको हमने सेपरेट लिख लिया है, सही है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स, एक -19 है तो यहां पर -19 लिख लें, ठीक हो गया। ये आ गया -19, ये ऊपर इसके क्या है, ये -19 है, ये 5 है तो +5। अच्छा, -27 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, +27, ओके हो गया।
तो ये ना हमने इसमें वैल्यूज पुट कर लिया है कि -19 +5 और +27। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1.67। तो ये आपके पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11.497 इंटू, अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे -19 +5 +27, 27 + 5 क्या होगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 -19 आपने करना है, ठीक है। तो वो आपके पास आएगा 10 टू रेज पावर +13, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया। अब आपने दोनों तरफ क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है। यहां पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 11.97 इंटू 10 टू रेज पावर 13 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आएगा v इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11.97 इंटू 10 टू पावर 13, तो ये आपके पास आएगा 10722406। ये पहले मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, क्योंकि कैलकुलेटर अभी मेरे पास नहीं है, तो मोबाइल में पहले से कैलकुलेट करके और उसके बाद मैंने रखी हुई है, सही है। तो बहरहाल मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.072 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया, इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां पर देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, तो 2 को 1 में पुट कर दें। आप लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1, सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू m, हाँ वैल्यूज हम पुट करते हैं ना, दोबारा से मैं क्यों फार्मूला लिखूं। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है? वो है 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर -27, ठीक है। और v आपके पास कितना है? 1.072 इंटू 10 टू रेज पावर, किधर गया किधर गया, ये है 10 टू रेज पावर 7, सही है। डिवाइडेड बाय जो आपके पास है q की वैल्यू कितनी है, इसमें पुट कर रही है ना, तो m भी हो गया, v भी हो गया, q की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19, क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज सेम होता है दोनों पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। b कितना है? 1 टेस्ला, तो वो ऐसे एज इट इज 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर से वही चीज के 10 की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे, दूसरों को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.67 इंटू 1.072 डिवाइडेड बाय 1.67, 1.02 हो गया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे, 10 टू रेज पावर, यहां पर कितना है? -27, यहां पर कितना है? +7, यहां -19 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा, ओके हो गया। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.67 इंटू 1.072 डिवाइडेड 1.6, ये आपके पास आता है 1.118। इसको जब सॉल्व करेंगे इतना है 1.118 इंटू 10 टू -27 + 7 कितना होता है? -20, -20 + 19 क्या होता है? -1, तो आपके पास आ जाएगा 10 टू रेज पावर -1। डन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अगर आप पॉइंट को इधर ट्रेवल कराएं, इधर, तो ये आपके पास बनेगा 11.18 है ना, 11.18 बनेगा, तो 11.2 उसको लिख ले, ये बनेगा 11.18, तो इसको 11.2 लिख लें इनटू 10 टू रेज पावर -1 इंटू 10 टू रेज पावर -1, कि पॉइंट को इधर ट्रेवल करेंगे ना, तो 10 टू रेज -1 इसके साथ आ जाएगा, और ये 10 टू रेज -1 पहले ही है, तो -1 कितना हुआ? -2 हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू रेज पावर -2, 10 टू रेज पावर -2, आर फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास मीटर में आ जाएगा। आपकी बुक वाले ने आंसर लिखा हुआ है 11.2 सेंटीमीटर, तो आप 10 टू रेज -2 को सेंटी लिख लें, सिंपल। तो आप या तो ये लिख लें, ये भी आंसर ठीक है, यहां तक ओके है, वरना आप लिख लें 11.2 सेंटीमीटर, वो भी ओके है, सही है, क्योंकि 10 टू -2 ही सेंटी होता है, और साथ में मीटर, तो 11.2 सेंटीमीटर या 11.2 इंटू 10 टू -2 मीटर एक ही बात है, ठीक है। तो इतना इसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8 और इसमें भी सेम न्यूमेरिकल नंबर 7 वाला ही फार्मूला यूज होगा। तो मैं यहां पर वो डिराइव नहीं कराऊंगा, आप एज इट इज उसको उठाकर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वो फार्मूला क्या था, मैं पहले से उसको इधर लिख दूं, R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, अब ये v क्या है, वेलोसिटी है। एम वी डिवाइडेड बाई क्यू मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि ये पिछले 7 में यूज हो, तो 7 वाला आप एज इट इज इधर लिख दें, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। ओके हो गया। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं। अ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि एक आपके पास ये क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैं सिर्फ एक ही इसको वैरो बना रहा हूं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। और इसके साथ जो प्रोटॉन एंगल बना रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ना एंटर हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एंटर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सही है। आप चाहें तो ज्यादा एरो भी बना सकते हैं, मैंने इसको एक ही एरो से शो कर दिया, लेकिन चलें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तो भाई ज्यादा एरो बना देते हैं। ये बन गया और ये बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और एक प्रोटॉन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, और वो कंडीशन उसने क्या दी है कि मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अगर आपके पास वो प्रोटॉन है, ये एंटर हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मतलब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, ऐसे। अच्छा, अगर वो इस तरह से जा रहा है तो कहता है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड। कहता है कि अगर वो इस तरह से जा रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ेगा। वैसे तो ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग की तरह से ऐसे वो मोशन करता हुआ आगे जाता है। तो जब स्पाइरल स्प्रिंग की तरह ऐसे मोशन करता हुआ आगे जाता है, तब भी ना ऐसे वो एक सर्कल सा तो बनाता है ना। तो उस सर्कल का जो रेडियस है ना, वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मूव करता गया तो ऐसे सर्कुलर ऐसे बनाने लग पड़ा, तो उसका जो रेडियस है ना, वो आपने फाइंड करना है। ओके हो गया इस सर्कल का। अच्छा, अब उसको फाइंड करने के लिए पहली बात ये याद रखें कि पहले आप देखें कि ये जो सर्कल में मूव किया है, वो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से किया है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरह इस तरफ है, इस तरफ, सही है। लेकिन अगर मैं इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाऊं तो एक कंपोनेंट्स का ये बनेगा, जो बनेगा v cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला cos होता है। एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, वो बनेगा v sin थीटा। वो कौन सा बनेगा, v sin थीटा बनेगा। अब अगर ये ऐसे सर्कल फॉर्म में ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, तो मुझे बताएं कि वो सर्कल में किस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है, v cos थीटा या v sin थीटा की वजह से। आप सारे कहेंगे सर v sin थीटा की वजह से। क्यों, क्योंकि इसमें v इधर है, b इधर है, v sin थीटा इधर है, b जो है वो इधर है। यानी कि v sin थीटा, v sin थीटा और b के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, यानी v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो है वो ऐसे ये सर्कल सा बना रहा है। ओके हो गया। तो इस वजह से वेलोसिटी का हम ये v sin थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। तो यहां पर ना मैं नीचे लिख भी देता हूं कि v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे, सही है। तो अगर मैं इधर इसको पुट करूं तो देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आएगा। पहले इसका जो है वो डाटा देख लेते हैं। b 0.3 टेस्ला है, मैस जो 1.67 10 टू माइनस 27 है, मैस ऑफ प्रोटॉन। मैं चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम, थीटा 45 है, रेडियस आपने फाइंड करना है, कैलकुलेशन। मैं फिर से कह रहा हूं फार्मूला हमने ये यूज करना है। तो ये आपके पास आएगा r इज इक्वल टू m, यहां पर आएगा v परपेंडिकुलर वाला। अब v परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, वो है v sin थीटा। तो यहां पर आप लिखोगे v sin थीटा। ये अक्सर टीचर गलती करते हैं, मतलब वो ना इधर क्यू बी वो साइन थीटा लिख के तो सारा क्वेश्चन खराब कर देते हैं। यहां पर v परपेंडिकुलर किया, यहां पर v sin थीटा इस न्यूमेरिकल में आएगा। ओके हो गया। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27। और v आपके पास कितना आ जाएगा, v की तरह भी v ये 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड, ये मैंने लिखा नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड। लॉजिक भी वैल्यू है ना। तो यहां पर आप लिखोगे 10 टू रेज पावर 4, ठीक है। और साइन थीटा कितना है, थीटा तो भाई 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। ओके हो गया।
अच्छा, डिवाइडेड बाय Q आपके पास कितना है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 और B कितना है भाई, B कितना है 0.3 है। ठीक है, ये 0.3 लिखा हुआ सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कहानी खत्म हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27। अच्छा, साइन 45 आपके पास कितना होता है, साइन 45 होता है 0.707, 0.707। साइन 45 कितना होता है 0.707। ये आपने कैलकुलेटर में करके चेक कर ले, इंटू 10 टू रेज पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये भी वेलोसिटी है 10 टू द 4, ये v की वैल्यू थी। साइन थीटा 0.707 आ गया, तो 0.707 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 और इधर आ जाएगा 0.3। सही है, अब r निकाल लेते हैं। 1.67 इंटू ये कितना आएगा 0.707 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 10 की पावर्स को मैंने जिंदगी से निकालना है भाई, साइड पे उनको निकालो। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू माइनस 27। सही है, ये कितना है +4, ये कितना है -19, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना कि 1.6, अच्छा इसको कैलकुलेटर में कर लेना है। ठीक है, 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 27 डिवाइडेड, हाँ -27 तो हमने बाहर निकाल दिया ना। 1.67 इंटू 0.707 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 0.3, ये आपके पास R का आंसर आ जाएगा 2.459। लेकिन यहां पर एक और बात हमने जहन में रखनी है। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, वो करते हैं 1.67 इंटू 0.707, इसका आंसर निकालेंगे, लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3। आंसर गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आएगा कैलकुलेटर पे। आप इसको इस तरह से सॉल्व किया करें, अक्सर कैलकुलेटर ने इसका आंसर गलत देते हैं। आप इसको इस तरह से सॉल्व किया करें कि पहले 1.67 इंटू 0.707 को मल्टीप्लाई कर लें। अब जो उसका आंसर आएगा ना वो आप पहले यहां पर लिख लें, वो आएगा 1.18 और 069, ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद 1.6 इंटू 0.3 कर लें, तो 1.6 इंटू 0.3 करेंगे आएगा 0.48। अब आपने इसको बाद में जो है वो सॉल्व कर लेना। बहरहाल देखते हैं क्या आएगा। तो ये आपके पास आएगा -27 प्लस 4 प्लस 19 क्या होता है, 19 प्लस 4 क्या होता है, ये 23 होता है। और -27 प्लस 23 क्या होता है, ये होता है 10 टू रेज पावर, इधर आ जाएगा -4 आ जाएगा। -27 प्लस 23 कितना होता है, -4 होता है, तो 10 टू से -4 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना 1.18069 डिवाइडेड बाय 0.48, तो ये आपके पास आता है 2.459। ये कितना आता है 2.459 इंटू 10 टू रेज पावर -4। ठीक है, 2.459 इंटू 10 टू रेज पावर -4। अब इसको ना अप्रोक्सीमेटली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2.459 को 60 लिख सकते हैं, तो 60 को सिंपल 6 लिखते हैं, तो 2.46 इसको लिख दें इंटू 10 टू रेज पावर -4। ओके हो गया, रेडियस निकाल रहे हैं तो मीटर में आएगा। अब ये आपका क्या है, आंसर है, ये आंसर है 2.46 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। Three identical conducting rods L1, L2 and L3 are moving in different planes with the same speed V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to 2.5 meter per second as shown in figure. The length of each rod is 60 centimeter. A constant magnetic field of magnitude B is equal to 0.5 Tesla is directed along Z-axis. Find the magnitude of EMF induced in each rod and indicate which end of the rod is positive. अच्छा, अब देखें इस न्यूमेरिकल में कहा क्या गया है। आपके पास है 3 रॉड, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, यानी जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये रॉड है। ये वाला L1 है, ये L2 है, ये L3 है। पहली बात ये याद रखिए कि तीनों की जो लेंथ है ना वो सेम है, यानी L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.6 मीटर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि तीनों की जो वेलोसिटी है वो भी सेम है,
यानी कि जो रॉड 1, 2 और 3 है, इन तीनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, तीनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सही है। उसके बाद जो प्लेन है, जो आपके पास रॉड 1 और 2 है, ये एक्स प्लेन में पड़े हुए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हैं। और जो आपका रॉड 3 है वो आपके पास वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। ओके हो गया। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, उसकी डायरेक्शन है जेड एक्सिस में, उसकी डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस में है। ओके हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि रॉड 1 का जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, वो आप बताएं, रॉड 2 का इंड्यूस ईएमएफ और रॉड 3 का इंड्यूस ईएमएफ बताएं। और उस ईएमएफ में जो पॉजिटिव एंड होगा वो भी आपने बताना है कौन सा होगा, रॉड का कौन सा जो एंड है वो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये भी आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, E1, E2, E3 और विच एंड ऑफ द रॉड इज पॉजिटिव, ये भी आपने बताना है, सही है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आपके पास क्या है, फॉर रॉड L1 E1 इज इक्वल टू VBL sin थीटा, सही है। असल जो मजे की गेम है ना इसमें, वो एंगल की है, वो किसकी है, एंगल की है। तो सबसे पहले रॉड L1 के लिए देखते हैं। ये L1 है जिसके साथ 1 या 2 है या 3 है ना, तो जिसके बाद साथ 1 है वो रॉड L1 है, जिसके साथ 2 है वो रॉड L2 है, जिसके साथ 3 है वो रॉड L3 है। ओके हो गया, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, जो आपके पास रॉड L1 है, ये वाला है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रीन इसका एरो देखें ना, तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। तीनों की जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसी वेलोसिटीज हैं। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, जो रेड कलर के एरोज हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो वेलोसिटी है उसमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसमें आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके हो गया। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो E1 इज इक्वल टू V कितना है जी, 2.3 है, 2.3 है। B कितना है, 0.5 है, 0.5 है। और L कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो 0.6 मीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके। और साइन आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। यहां पे अगर आप देखें तो साइन 90 आपके पास कितना होता है, 1 होता है। ओके हो गया। अच्छा, अब 2.3 इंटू 0.5 इंटू 0.6 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.75 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके हो गया। अब यहां पर इसकी डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन पहले जो है ना वो सारे रॉड्स का निकाल लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, सही है। अच्छा, अब यहां पर हम लिखते हैं फॉर रॉड L2, फॉर रॉड L2, सही है। अच्छा, फॉर रॉड L2 के लिए आसान सी चीज है, E2 इज इक्वल टू VBL साइन थीटा 2 आपके पास आएगा, VBL साइन थीटा, चले लिख लें, सही है। अच्छा, रॉड 2 का देखते हैं, ये है आपके पास रॉड 2। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो रॉड 2 किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। रॉड 2 किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, अपवर्ड। यानी दोनों की डायरेक्शन है, वेलोसिटी है वो भी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो ब्लू वाला है, ये वाला, ये रॉड 2 है, ठीक है, जिसकी लेंथ L2 है। तो ये दोनों V और B दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इस केस में आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। तो बजाय ये कि वैल्यूज पुट करने के आप इसको ऐसे पुट करें, E इज इक्वल टू VBL साइन 0 डिग्री। और यहां पे साइड भी लिखते हैं, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, लिहाजा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा ना, तो VBL से 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा 0 हो जाएगा। ओके हो गया। तो इसके क्रॉस कोई इंड्यूस में प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं फॉर रॉड L3, फॉर रॉड L3, फॉर रॉड L3। ओके हो गया। अच्छा, इसमें सेम वही हम काम करेंगे कि E3 इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, सही है। अच्छा, इसमें भी आपने अब एंगल देखना है V और B के दरमियान, सही है। ये रॉड 3 है। अब रॉड 3 भी देखिए किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। यानी V3 इसकी वेलोसिटी देखे ना किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, अपवर्ड। तो V भी इसी तरफ, B भी इसी तरफ, एंगल कितना, 0 डिग्री। तो फिर से इसके अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है।
तो E3 इज इक्वल टू VBL साइन 0 डिग्री, ठीक है। और E3 आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके हो गया, यानी कि इसके क्रॉस भी कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। यानी इंड्यूस ईएमएफ किसके क्रॉस होगा, सिर्फ रॉड L1 के क्रॉस। ओके हो गया। अच्छा, अब ये चीज यहां तक तो ओके हो गया। आखिरी चीज रह गई है, विच एंड ऑफ द रॉड इज पॉजिटिव, कौन सा एंड ऑफ द रॉड पॉजिटिव। अब आपको ना ये एंड दिए गए हैं, ये एंड क्या है, ए है, ये एंड बी है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है। तो तीनों रॉड के ना दो दो एंड आपको दिए हुए हैं। इंड्यूस ईएमएफ किसके क्रॉस आ रहा है, इसके V1 जिसकी वेलोसिटी है, इसके क्रॉस। तो इसका अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, ए एंड पॉजिटिव होगा या बी एंड पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो आपने बताना है। अब अगर इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इसकी किस तरफ है, इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। तो अगर मैं इसका वो प्लेन सा बनाना चाहूं मार्कर्स की मदद से, तो पहले आपको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करवा देते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। और ब्लू मार्कर मैंने इसलिए इस वजह इधर इधर रखा हुआ है क्योंकि देखिए रॉड को हमने ब्लू कलर किया हुआ है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर यहां पर रॉड पड़ा हुआ है, जो V1 जो आपके पास L1 रॉड है, जिसकी लेंथ L1 है। तो ये आपका है रॉड, ये आपका है रॉड एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस ग्रीन मार्कर की तरफ, यानी अपवर्ड। ओके हो गया। तो हमारा जो अभी मतलब है ना, वो इन दो के साथ है। ये हमारा रॉड आ गया, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपके पास रॉड है वो ये आ गया, सही है। अब ये रॉड मूव कर रहा है इस तरफ, इस तरफ। ये रॉड किधर मूव कर रहा है, इस तरफ। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। वो किस तरफ लग रही है, अपवर्ड लग रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पे अपवर्ड है तो देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उन पे किस तरफ फोर्स लगेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उस पे किस तरफ फोर्स लगेगी। तो हम वो बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जिसके हमारे पास ये क्या है, फादर मदर चाइल्ड, यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। लेकिन यहां पर हम ये जो मिडिल फिगर है ना, इसको हम पॉइंट आउट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। तो आपके पास जो चार्जेस है ना वो इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। ये वेलोसिटी V1 है ना, इस तरफ जा रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अपवर्ड आ रही है। तो इसको आप ऐसे कर दें, तो ये जो आपकी फिंगर है ये अपवर्ड आ जाएगी, मिडिल फिंगर आपकी इस तरफ आ जाएगी। चार्जेस पे फोर्स लगेगी ये वाली थंब की तरफ, इस तरफ, यानी फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये वाला कंडक्टर है, ये है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये इस तरफ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो इस पे जो चार्जेस पे वो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, ठीक है, इसकी कैप की तरफ। किधर लगेगी, इसकी कैप की तरफ फोर्स लगेगी। और हम कौन से चार्जेस की बात करें, पॉजिटिव चार्जेस की। तो पॉजिटिव चार्जेस पे जब फोर्स कैप की तरफ लगेगी तो इसका मतलब है सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस कैप के ऊपर जमा हो जाएंगे, यहां पर इधर जमा हो जाएंगे। और नेगेटिव किधर हो जाएंगे, इधर। पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो अगर हम ये ए बी वाले चक्कर देखें तो आपके पास ए बी वाले चक्कर किधर आएंगे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन की तरफ जो है हिस्सा है वो ए है, दूसरी तरफ बी है, यानी कि ये ए है, ये बी है। अगर इस कंडक्टर को देखें तो इसका ये हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस कैप की तरफ मूव किए हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहां पर नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, तो कौन सा एंड जो है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ये आप बताएं, जरा सोच के बताएं। बिल्कुल भाई, ये कैप वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। इसका मतलब है ये जो ए पॉइंट है ये नेगेटिव होगा, बी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी पॉइंट कैप की तरफ है, ए पॉइंट ओरिजिन यानी इस तरफ है, इस तरफ है रॉड के, ठीक है। तो जो बी पॉइंट है ना वो आपका पॉजिटिव होगा। ओके हो गया। आपकी बुक पे जो है वो ए लिखा हुआ है कि ए एंड जो है वो पॉजिटिव होगा, तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक है। तो जो बी एंड है ना वो पॉजिटिव होगा। तो आप यहां पर फिर इसको लिखेंगे, यहां पर लिखें विच एंड ऑफ द रॉड इज पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे बी एंड ऑफ द रॉड, बी एंड ऑफ द रॉड इज पॉजिटिव, कि बी वाला जो है ना वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया जी। ये तो होप सो कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। An EMF of 0.5 volt is induced across the ends of a metal rod moving through a magnetic field of 0.4 टेस्ला। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सही है।
और इसके अंदर एक अदद रॉड है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था, वो आया जी 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। ओके हो गया जी। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो कितनी है, B1 इज इक्वल टू है, वो है 0.4 टेस्ला। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कहता है if an EMF of 1.5 volt has to be induced, what field strength would be needed for that? Assume all other factor are constant. कहता है कि अगर मैं चाहता हूं कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना आए, वो 1.5 टेस्ला आए। सही है, सॉरी टेस्ला नहीं, ये हमारे पास वोल्ट में आता है। अगर मैं चाहता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना आए, 1.5 वोल्ट आए, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से हम जो रॉड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब है B2 जो है ना, वो आपने फाइंड करना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करें कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 0.5 वोल्ट की बजाय 1.5 वोल्ट इस रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो। डन हो गया। तो ये उसने पूछा हुआ है। तो E1 0.5 वोल्ट है, B1 0.4 टेस्ला है, E2 आपके पास 1.5 वोल्ट है, और जो आपके पास है B2 आपने फाइंड करना है। एक इस तरह का पहले भी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर ही, आई थिंक सेकंड, थर्ड या फोर्थ न्यूमेरिकल था, सेम टू सेम उसी तरह का ये। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि E1 इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा यानी साइन 90 इसमें होगा। सही है, ये भी याद रखना है, क्योंकि कंडक्टर अगर इस तरह मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एंगल 90 बनता है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो 90 डिग्री। सही है। और E2 आपके पास होगा VBL साइन 90 डिग्री, ये भी सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि ये B1 है, ये B2 है। सही है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये फार्मूले आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, ये हम यूज करेंगे वही पिछले न्यूमेरिकल की तरह कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू V B1L ओवर V B2L, और यहां पर साइन 91 होता है तो मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है। अगर आप साइन 90 ना भी पुट करें ना, तो सिर्फ आप साइन थीटा ही पुट करें तो साइन थीटा से कट जाएगा इधर, ठीक है। यानी आपको मैं करके दिखाता हूं, आप 90 ना भी पुट करें तो यहां पर ऐसे ही पुट करें साइन थीटा, ठीक है। उसे क्या है, एज्यूम ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ये V भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। इस वजह से सिर्फ मैंने B के साथ 1 और 2 लिखा है। ओके हो गया। तो ये साइन थीटा से गया, ये V से गया, L से गया, तो ये आपके पास आएगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। ओके हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, B2 फाइंड करना है। तो ये आपके पास आएगा, मैंने इसको इधर फाइंड करता हूं, ये आपके पास आएगा B2 इज इक्वल टू B1 ओवर E1 ओवर E2। अब अगर E2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आएगा B1 और E2 डिवाइडेड बाय E1। ओके, E2 ऊपर चला जाएगा ना, E1 नीचे रहेगा, तो B2 आपके पास फाइंड हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। B1 आपके पास कितना है, 0.4। E2 आपके पास कितना है, 1.5। सही है। और E1 आपके पास कितना है, 0.5। ठीक है, तो जब आप 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 3 आता है। सही है, तो 3 को 0.4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो यानी कि जो B2 है वो आपके पास आएगा 1.2 टेस्ला। ओके हो गया। तो इतना जो है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, तब इंड्यूस ईएमएफ 1.5 वोल्ट इस रॉड के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11। अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव थ्रू अ वेलोसिटी सेलेक्टर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4.96 into 10 to raise power 4 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ E एंड B। कहता है एक वेलोसिटी सेलेक्टर है। अब वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता है, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सेट किया जाता है कि चार्ज के ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, बल्कि वो स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक हो गया। और स्ट्रेट जाते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4.96 into 10 to raise power 4 मीटर पर सेकंड। कहता है इफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो 0.114 टेस्ला हो,
तो बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने दी हुई है वो कितनी है, ठीक है, कि जिसकी वजह से जो चार्ज है वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा स्ट्रेट। ओके हो गया। तो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो दैट द पार्टिकल मूव अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव किसके ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करे ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करे, बल्कि स्ट्रेट निकल जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करोगे, सही है। तो उसमें एक कंडीशन आप लगाएंगे कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए हैं तो दोनों फोर्सेस लगेगी, सही है। तो अगर दोनों इक्वल लग रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा। अच्छा, एफ ई कितना होता है, क्यू ई, सही है। एफ बी कितना होता है, क्यू वी बी। तो आपके पास Q Q से काट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा E इज इक्वल टू वी बी। बस ये फार्मूला आप लगाएंगे, E इज इक्वल टू वी बी। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये पहले दो स्टेप ना भी करें कोई इशू नहीं है, सही है। तो E उधर ही रहेगा। V आपके पास कितना है, 4.96 इंटू 10 टू रेज पावर 4, और B आपके पास कितना है, 0.114 टेस्ला। ओके हो गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये करना है 4.96 को 0.114 से मल्टीप्लाई कर दें। 4.96 को 0.114 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.566 आ जाएगा। ओके हो गया। कितना आंसर आएगा, 0.566 इनटू 10 टू रेज पावर 4। डन हो गया। ये 10 टू रेज पावर 4 मैंने पहले भी कितनी दफा बता चुका हूं, कैलकुलेटर में नहीं लिखते, साइड पे इसको रहने दिया करें। अच्छा, अब पॉइंट को अगर मैं इधर ट्रेवल कराऊं तो ये बन जाएगा 5.66 इनटू 10 टू रेज पावर -1, और ये 10 टू रेज पावर 4 उसी तरह, ठीक हो क्या जी। अब 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 तो 3 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.66 इंटू 10 टू रेज पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यानी कि आपको इतनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, 0.114 तब वो चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वो स्ट्रेट निकल जाएगा विद वेलोसिटी 4.96 इंटू 10 टू रेज पावर 4 मीटर पर सेकंड के साथ। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12, जो कि इन न्यूमेरिकल्स का लास्ट न्यूमेरिकल है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू, एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पी इसका एंड है, ये इसका क्यू एंड है, ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, तो L इज इक्वल टू 2 मीटर, सही है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो ये कंडक्टर इस तरह से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर, ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड अ फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला, बी कितना है 0.5 टेस्ला एज शोन इन फिगर, द रिजल्टिंग फोर्स ऑन द कंडक्टर इज 1 न्यूटन, जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन लगेगी, ओके हो गया। एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ऐसे डाउनवर्ड इस पे इस तरह से फोर्स लग रही है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट ये कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसके इस कंडक्टर के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो आपने बतानी है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी आपने बताना है, ओके हो गया। अब वो देखते हैं आप वो कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का हम देखते हैं कि वो क्या उसमें चक्कर है। तो फार्मूला आप पढ़ के आ चुके हैं, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, मतलब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यही केस थे ना, तो उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा था। अब थीटा इसमें क्या है, 90 डिग्री है, थीटा इसमें क्या है 90 डिग्री, एक ये है, आपस में दोनों की क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो आप यहां पे लिखेंगे ILB साइन 90 डिग्री, साइन 90 आपके पास क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा F इज इक्वल टू ILB, ओके हो गया। अच्छा, अब इसमें से I निकालना है, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा F ओवर LB, ठीक हो गया। तो यहां पर I इज इक्वल टू F कितना है, अभी F कितना है, F कितना है, वो तो 1 न्यूटन है, तो 1 डिवाइडेड बाय L कितना है 2 है, ओके हो गया। B कितना है 0.5 है, B कितना है 0.5 है, डन हो गया। अच्छा, अब जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 0.5 से तो वो आपके पास आता है 1, 2 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 1, ओके हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 एम्पेयर, यानी करंट कितना 1 एम्पेयर। तो उसने वही पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अब मैग्नीट्यूड तो फाइंड हो गया।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में। अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सही है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स डाउनवर्ड है, सही है। अगर मैं राइट हैंड पाम रूल से आपको बताऊं ना, तो ये पाम की तरफ क्या, पाम के परपेंडिकुलर क्या लगती है, फोर्स लगती है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो पाम आप डाउनवर्ड ऐसे रखोगे, सही है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, थंब आपका शो करता है करंट किस तरफ है, तो करंट किस तरफ है, क्यू से पी की तरफ है। ओके हो गया। इसी तरह अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। तो उसमें फोर्स अगर आपके पास किधर है, डाउनवर्ड लग रही है, तो आप इसको ऐसे रखेंगे, थंब किधर होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, सही है। अगर थंब जो है ऐसे डाउनवर्ड है तो ये फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपके पास मिडल फिंगर है वो करंट को शो करेगी। तो करंट किधर है, क्यू से पी की तरफ, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो अगर फोर्स डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट किधर होगा, क्यू से पी की तरफ होगा। यानी कि आप फिर यहां पर ना एक लाइन लिख दोगे कि फ्लेमिंग यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन of the current of the direction of the current is from Q to P। बस ये आपने लिख देना है, नीचे ये लाइन आपने लिख देनी है, ठीक है। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो होप्स हो कि ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा, और जितने हमने इस वीडियो में जाहिर सी बात है सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।